जी अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बहुत बड़ा सवाल लोग हमसे पूछ रहे हैं और स्क्रीन शॉट ले लेके फेसबुक के और वो हमें सेंड कर रहे हैं और सेंड करके सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें क्या हकीकत है, इसमें क्या हकीकत है, इसमें क्या हकीकत है। अब सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो सवाल है ये हमें जानना होगा कि ये सवाल है क्या और इसके पीछे क्या हकीकत है। अभी फेसबुक पर, टिकटॉक पर जो हमारे टिकटॉकर्स वुकला हैं या ऐसे अनाड़ी वुकला, मैं वो कहता हूँ पंजाबी में कहते हैं डैश का डैश, डैश का नुकसान, या आप ये कह लें कि नीम हकीम मुल्ला खतरा जान। तो बहुत सारे टिकटॉकर्स और जो है ना टैक्सेशन को सही ना समझने वाले लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि 30 जून को आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो खाली रखें, बैलेंस ज़ीरो कर लें और रिटर्न के अंदर जस्टिफाई करना जरा वो जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी एक सवाल है कि आपके अकाउंट के अंदर अगर 30 जून को 5 करोड़ रुपया है जो कि आपका है ही नहीं, लेकिन आपने किसी का लेके रखा है और फिर 30 जून जब क्लोज हो जाता है, आप 30 जून से एक दिन पहले निकाल लेते हैं, 29 जून को निकाल लिया और आपने पे ऑर्डर बना के रख लिया, और जब 1 जुलाई होगी तो बैंकिंग हॉलीडे होगी और 2 जुलाई को आप दोबारा वही पे ऑर्डर दोबारा डिपॉजिट करेंगे उस बैंक अकाउंट के अंदर, तो क्या जब अगला साल आएगा तो अगले साल के वक्त जब आप रिटर्न करेंगे तो आपको फिर वो जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा ये 5 करोड़ कहाँ से आया? तो फिर आप डबल फंसेंगे। पहले फंसेंगे कि जो आपके अकाउंट में 5 करोड़ था वो निकाला तो गया कहां, फिर आपने उसकी फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया तो फिर क्या मतलब? तो टैरिटी तो यही समझेगी ना, जो गवर्नमेंट ट्रेजेडी है, कि ये तो इन्होंने पैसे वहां से कैश में लेके ब्लैक मनी कर ली और ये 5 करोड़ जो जुलाई में आया ये तो अलग से आ गया। आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? तो मेरे भाइयों, जितने भी लोग फेसबुक पर, टिकटॉक पर ये कह रहे हैं कि 30 जून को आप अपना अकाउंट खाली कर लें, तो समझ जाएं कि आपका वो वकील जो है वो नीम हकीम है। उसको इस बात का सेंस ही नहीं है कि बेसिकली होना क्या है। असल बात यह है कि करनी होती है रिटर्न की एडजस्टमेंट और जो बैंक वो रिटर्न के अंदर जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होती है ना उसको मैनेज करना होता है। अब लोग अपनी रिटर्न को उन्होंने अंडर शो किया होता है, बैंक बैलेंस ज्यादा होता है, तो वो जब बैंक बैलेंस आता है तो फिर 30 जून को जब आप वहां पे बैंक डिक्लेयर करते हैं, स्पेशली जो पर्सनल बैंक वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं, तो उसके अंदर बैलेंस ज्यादा पड़ा होता है तो आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो वो सिर्फ एक लम्हे के लिए क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन जिस वक्त असेसमेंट खुलती है, जिस वक्त 176 का नोटिस आता है या जिस वक्त 122 में जाते हैं, आप 122(9) में जाते हैं, तो उस वक्त आपको सिर्फ वो 30 जून की एंट्री नहीं जस्टिफाई करनी पड़ती, उस वक्त आपको पूरी की पूरी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी पड़ती है। तो उसके लिए अब हमें जो हमारी जो रिटर्न होती है, टैक्स रिटर्न जो हम 30 जून के बाद फाइल करते हैं, जुलाई से सितंबर तक, हमें पूरा साल उसकी प्लानिंग करनी है। ये कि ये पैसा कहां से आया, कैसे गया, कहां से आया, किस मकसद के लिए था, क्यों था, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर अकाउंट हो, चाहे वो कंपनी अकाउंट हो, चाहे वो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप एओपी का अकाउंट हो, आपको उसकी कंप्लीट जस्टिफिकेशन और उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखने होते हैं। तो मैं अब ये बता दूं कि 5 जून को एक्चुअली आपने क्या करना है। 5 जून को आपका जो बैंक का बैलेंस है, बैंक अकाउंट बैलेंस, उसका आपके पास प्रॉपरली रिकॉर्ड, उसकी रिकंसिलेशन प्रॉपर हो कि ये पैसे कहां से आए और कहां गए, और उसके पीछे एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। सपोज कि वो पैसे किसी के उधार भी लेके रखे हैं, तो उधार का या जो आपने उठाया है उधार का या रिसीवेबल किए हैं तो उसके पीछे इनवाइस हो, अगर उधार किया तो उसके पीछे एग्रीमेंट मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा कैश इन हैंड आपका रिकंसिलाइल्ड होना चाहिए। तो आपका कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट दोनों का जो बैलेंस है ये रिकंसिलेशन में प्रॉपरली रिकंसाइल्ड होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट बने होने चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस की प्रॉपरली रिकंसिलेशन होनी चाहिए। जो आपका रिसीवेबल है, जो आपका पेएबल है, आपके पास उसका प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए। सम टाइम ऐसे होता है कि आप एडवांस पेमेंट भी, प्रीपेड उसको पेमेंट कहते हैं, वो भी रिसीव कर लेते हैं, तो उनका भी आपके पास प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये 50 ऑर्डर रिसीव हुए,
इन 50 ऑर्डर का 50% हमें कैश रिसीव हुआ। जब वो ये कैश हमारे पास रिसीव हो गया तो हमारे पास अब जो पेमेंट बचती है ये हमारे इन ऑर्डर के अगेंस्ट है। तो ये ट्रांजैक्शन मैच्योर होगी सपोज के जुलाई या अगस्त में, तो फिर भी आपके पास उसके कंप्लीट एविडेंस डॉक्यूमेंट मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा जो मेरे भाइयों एक्चुअल और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी हर एक ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करें, सिर्फ 30 जून को नहीं, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं। और फिर जिस वक्त 30 जून आए फिर आप अपनी एक ट्रांजैक्शन को, यानी कि 2829 से आप शुरू करें, एक ट्रांजैक्शन के पीछे एविडेंस अगर हैं तो वो रखें, नहीं हैं तो कलेक्ट करें, कलेक्ट करके उन एविडेंस को रखें। अपने रिटर्न का डाटा 30 जून से पहले तैयार रखें, ठीक है। और उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एक्सपेंसेस, रिसीवेबल, पेएबल मैं आपको दोबारा बता चुका हूं, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है। अब खाली 30 जून को अगर आप पैसे निकाल भी लेंगे तो सिर्फ एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आप वहां पे 0 लिख लेंगे, जो कि वक्ती है, लेकिन ऑर्डर जो है वो असेसमेंट आपकी खुल जाती है। तो फिर कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको बचा सके। एफपीआर सिर्फ ये नहीं देखता कि 30 जून को आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना पड़ा था। सपोज कि मेरे अकाउंट में 10 करोड़ पड़ा था, तो आप क्या करेंगे? अब वो 10 करोड़ सपोज कि मेरे तो एडवांस पेमेंट आई हुई है, तो वहां पे मैं 10 करोड़ लिख दूंगा और वहां पे लिखूंगा ये प्रीपेड पेमेंट्स है। और बिजनेस में तो बिजनेस अकाउंट तो आपने उधर शो भी नहीं करना होता, वो बैलेंस शीट के अंदर आपने उसका बैलेंस शो करना होता है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। बाकी ये मौसमी फसली बटेरे और ये अनाड़ियों से आप जो है वो खुद समझ सकते हैं। बहरहाल जब भी रिटर्न करें या तो रिटर्न एक दिन का काम नहीं होता। जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं ये बेसिकली पूरे साल का काम होता है। या इसमें आप अपना पूरा साल रिकंसाइल करवाएं, पूरा साल क्लोज करवाएं और एक ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करवाएं, ताकि कल को ऑडिट खुले, असेसमेंट खुले, 176 का नोटिस आए, 122 नो आए, तो आपके पास जस्टिफिकेशन मौजूद होनी चाहिए। वस्सलाम, देखते रहिए बिजनेस लाइंस।